हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयाना अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसके अंदर जो है क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लास्ट पोर्शन पे थे जिससे हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं। और उस हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम जो है आपके वो आपके सीनियर सेकेंडरी में भी है, जहाँ पे हम बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल वगैरह सब पढ़ते हैं ब्रीफली जो है। और देन उसके बाद में यहाँ जो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए उसकी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो सॉल्यूशन हम करते हैं तो उसके क्या सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो हमको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जो है आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ आपके सीनियर सेकेंडरी वाला जो पोर्शन रहेगा उसकी बात हम करेंगे, जिसके अंदर की आपके बोर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल है जो मेनली वो रहेगा, और स्पेक्ट्रल लाइन और वो वाली जो चीज़ है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा क्योंकि बहुत लेंथी कुछ है नहीं इसके अंदर। मैक्सिमम 2-4 डेरिवेशन है छोटे छोटे, वो हम डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में कैसे क्वेश्चन जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन पे पूछ जा सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक फिजिक्स में एटॉमिक मॉडल है ना, तो एटॉमिक मॉडल, और एटॉमिक मॉडल में जो आपका पहला मॉडल है वो कौन सा है, रदरफोर्ड। ठीक है, पहला कौन सा है, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल जो है, हाँ इससे पहले थॉमसन मॉडल भी आया था, लेकिन थॉमसन मॉडल जो था वो कोई बहुत इसमें है नहीं। छोटी क्लास में हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। एक तरबूज के आकार का एटम मान लेते हैं, और तरबूज में जैसे रेड कलर जो होता है अपने पास है ना, जो गिरी बोलते हैं जिसको, वो तो क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स है। और बीच के अंदर वो जो है वो पॉजिटिव आइंस है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या, उसके बीच जो होते हैं ना, तो बीच जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से उन्होंने माना कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली फेल हो गया मॉडल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब रिजल्ट हम देखते हैं तो कोई भी उसके आसपास रिजल्ट नहीं थे। तो थॉमसन मॉडल में सिर्फ इतना सा ही है। उसके बाद हम चलते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप पहले से जानते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में एक छोटा सा फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ, देन उसके बाद हम इसको रदरफोर्ड मॉडल को भी खत्म कर देंगे। रदरफोर्ड मॉडल में ये हुआ था कि सोने की पतली पन्नी ली थी, है ना, गोल्ड फॉइल ली थी। उस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो थे, जो हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल थे, उनकी बौछार की गई थी, जिसमें से आपको पता है सारा, मतलब कि छोटी क्लास में हम देखते हैं कि उसको पढ़ते आ रहे हैं 10,000 या 20,000 में से 20,000 में से क्या होता है, एक जो है वो टकरा के वापस आ जाता है, मैक्सिमम जो है वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ है क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि एटम का मैक्सिमम भाग खाली होता है। ठीक है, डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बीच का जो भाग था ना जिसमें से कि अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस उसी दिशा में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जो है कोई ना कोई हैवी मास जो होना चाहिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम का लगभग सारा का सारा मास कहाँ केंद्रित है, सेंटर में है, और चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, इस तरह का जो मॉडल था उन्होंने दिया था। ठीक है, इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो हमारे एग्जाम के हिसाब से जो आ सकती है, वो है निकटतम पहुंच की दूरी, जिसे क्या बोलते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी, यानी कि नियरेस्ट अप्रोच, यानी कि डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच, वो इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल इस एटम के नियरली कहाँ तक पहुंच गया है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लिख लें। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच, इसे हिंदी में कहेंगे तो निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी। ठीक है, ये निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी, निकटतम पहुंच की दूरी का मतलब है कि देखिए एटम है, एटम के अंदर क्या होगा, सेंटर में जो है हमारे पास क्या है, उसका नाभिक है, यानी कि न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से आना स्टार्ट करता है, जिसकी सारी की सारी एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल पे 2e चार्ज है, इसमें चार्ज कितना है, Zt, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अच्छा, अल्फा पार्टिकल होता क्या, वो तो पता है क्या, अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि जब आप हीलियम एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं तो हीलियम का जो नाभिक बचता है, न्यूक्लियस बचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का मीन्स क्या है, लिख लेना, हीलियम का नाभिक है ना, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, वो क्या है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पास में आएगा, क्या होगा, दोनों के बीच में कूलाम रिपल्सन लगेगा, तो कूलाम रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम क्या बोलते हैं, डी का मतलब क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी। वो डी हमें फाइंड आउट करनी है कि वो निकटतम पहुंच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि जब ये इनफाइनाइट यानी कि इससे बहुत दूर है तो इसकी सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक होगी। जैसे जैसे यहाँ पहुँचेगा तो पास में जाएगा तो क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इसकी होगी। ठीक है, कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इसकी होगी। ठीक है, तो जब ये निकटतम पहुंच की दूरी पे पहुंचता है तो इसकी एनर्जी कौन सी होगी? मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी के, वो किसके बराबर होगी? वहाँ की पोटेंशियल की। तो वहाँ की पोटेंशियल क्या होगी? वो होगी के, है ना। के को मैं उसमें लिखता हूँ फॉर्म में, क्या लिखूंगा? 1/4πε0, क्योंकि के 2 बार आएगा इसलिए 1/4πε0। Q1 Q2, Q1 कितना है? Jd, Q2 कितना है? 2V, अपॉन डिस्टेंस कितनी है? D, तो ये D आ गई। तो D इक्वल टू क्या जाएगा? D इक्वल टू अगर हम देखें तो ये जाएगा 2Ze²/4πε0 और काइनेटिक एनर्जी के। अब इसके अंदर Z आपको पता है कितना होगा, क्योंकि Z अगर गोल्ड के लिए देखें तो कितना होता है? 79 होता है। ठीक है, E आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, 4πε की वैल्यू आपको पता है। ये के फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ जो हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी जो लेते हैं ये है शायद 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, नहीं सॉरी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें, क्योंकि ये किसमें चल रहा है? डिस्टेंस मीटर में आएगी, तो इसको किसमें बदलना पड़ेगा? इसको जूल में बदलना पड़ेगा। जैसे इसको जूल में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 4.0 × 10⁻13, है ना। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ 13 जूल। ठीक है, ये आपको इस वैल्यू मिलेगी। ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ रखते हैं, जो भी वैल्यू आपको पता है ये सारी रखते हैं, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी फाइनली D, जो निकटतम पहुंच की दूरी, ये निकटतम पहुंच की दूरी मिलेगी 9.1 × 10⁻14, 9.1 × 10⁻14 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो है वो इतना पास इसके जा सकता है। लेकिन दिमाग में क्या रखना है? ये फॉर्मूला रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि निकटतम पहुंच की दूरी के अंदर आपको ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दे रखा ना यहाँ पे, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप हो गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं आप इसी प्रैक्टिकल का नाम देके पूछे, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक अल्फा पार्टिकल को, एक न्यूक्लियस जो है उसकी जेड चेंज करता है कि इतना जेड, उसके ऊपर क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी? ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी वो आपको दे दी जाएगी, यानी कि गिवन कर देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा मॉडल आता है? इसी के अंदर जो है जब एटम के मॉडल में हम जाते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो बाद में क्या हो गया? कुछ चीज़ें उसकी, मतलब कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन समस्या क्या आ गई? जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में घूमते हैं, तो ऑर्बिट की जो वो घूमते घूमते क्या करेंगे? रेडिएशन एमिट करेंगे, और रेडिएशन एमिट करेंगे तो क्या होगा? वो ऑर्बिट में गिर जाएगा, ऑर्बिट जो है वो खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा? उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या होगा? एटम खत्म हो गया, एटम बचा ही नहीं। जब एटम बचा ही नहीं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है? एटम जो है वो क्या है? इनफाइनाइट टाइम तक स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो चीज़ समझाने में वो फेल हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद जो आया, एकदम से कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी जो चेंज आया, वो चेंज कौन सा है? क्योंकि तब तक क्वांटम मैकेनिक्स के जो ये नियम थे, कौन से? प्लांक का जो नियम था वो डेवलप हो गया था। और मैंने आपको क्या कहा था? प्लांक का नियम ही सबसे ज़्यादा जो है वो एक रिवोल्यूशनरी नियम था। क्यों था? क्योंकि उसके बाद जो है सारी जो डिफ़िकल्टीज थी, जो नियम जो भी अपने पास एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है, वो उन प्लांक के नियम के द्वारा वो चीज़ समझाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर क्या हुआ? प्लांक का नियम अप्लाई किया गया। ठीक है, किसका नियम अप्लाई किया गया? प्लांक का नियम। और प्लांक का नियम में क्या था? प्लांक के नियम में जो है उन्होंने एनर्जी को क्या माना था? एनर्जी को डिस्क्रीट माना था, है ना। एनर्जी अब तक क्या माना था? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नहीं होकर वो क्या होगी? डिस्क्रीट होगी। ठीक है, तो वो जो डिस्क्रीटनेस है उसको यहाँ अप्लाई किया गया और कहा कि ऑर्बिट जो है वो भी क्या होंगे? डिस्क्रीट होंगे। कोई भी एटम जो है उसमें न्यूक्लियस के बाहर ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता। कुछ फिक्स ऑर्बिट होंगे, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और वो कौन सा होगा? जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली थी? बोर्ड ने जो ली थी वो ली थी एंगुलर मोमेंटम, जो फिजिकल क्वांटिटी, उसको जो एंगुलर मोमेंटम जिसके लिए n होगा वही उसके अंदर क्या होगा? और वो स्टेबल ऑर्बिट होगा। उसके अलावा कोई ऑर्बिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम था, उस एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन हुआ, या कह सकते हैं कि स्पेस जो है उसका क्वांटाइजेशन हुआ, है ना। ठीक है, तो अगला मॉडल क्या है हमारे पास? बोर मॉडल। ठीक है, अगला मॉडल कौन सा होगा? बोर मॉडल। बोर मॉडल किस पे डिपेंड है? स्पेस क्वांटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है?
स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब मैं इसको वर्ड में ले रहा हूँ, समझाने के लिए ले रहा हूँ, हालांकि आपको वर्ड ये मिलेगा नहीं स्पेस क्वांटाइजेशन। हम हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में हम जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जो अपन कोस थीटा निकालते ना, अभी लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था, कोस थीटा क्या होता था, एल जेड इक्वल टू एल कोस थीटा लिखते हैं, एल को नीचे ले जाते हैं, उसमें निकालते तो क्या हुआ, कुछ फिक्स एंगल होते हैं, किसी एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या फिक्स एंगल होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन ना। स्पेस का क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको स्पेस क्वांटाइजेशन क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑर्बिट के चारों तरफ जब हम ऑर्बिट क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम के अंदर हम बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, स्पेस जो है, यानी कि एक ऑर्बिट है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट है, इसका मतलब क्या है, वो ऑर्बिट फिक्स है, उनके बीच में जितनी भी जगह है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, उसके बीच में कोई ऑर्बिट नहीं हो सकता है ना। स्पेस जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट स्पेस हो गया, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, स्पेस क्वांटाइजेशन कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहले तो क्या आते हैं, परिकल्पनाएं क्या थी, क्या क्या बोर्ड ने मान के चले थे, अभिग्रहित कह सकते हैं इस तरह से, वो क्या क्या थी। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला तो वो कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं करता, क्या होता है, एनर्जी जो है वो एनर्जी को निकालता नहीं है ना। पहले क्या था, इससे पहले कि एनर्जी अगर ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो क्या होगा, वो रेडिएशन निकालेगा, रेडिएशन निकालेगा तो क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, धीरे धीरे वो किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन इसमें है कि ये क्या होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। पहला क्या था, ऑर्बिट जो होता है क्या होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट होने का मतलब क्या हुआ, फिक्स ऑर्बिट है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रोटेशन के टाइम रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ठीक है, रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन, पहला केस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्बिट स्टेशनरी होगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्या है, तो आप लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन दैट इज Ln इज इक्वल टू m Vn Rn इक्वल टू n h कट, ठीक है। और इस h कट का मतलब क्या है, h कट का मतलब है h/2π, और h कितना होता है 6.63 × 10⁻34, ठीक है। ये हमें पता ही है, ये कौन सा है, प्लांक कांस्टेंट जो है वो है, ठीक है। चलिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बोर के, कि एंगुलर मोमेंटम का उन्होंने क्या कर दिया, क्वांटाइजेशन कर दिया, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट चीज, अब n क्यों लिया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम क्या हो सकता है, h कट हो सकता है, क्या, एंगुलर मोमेंटम। इससे आगे वाला क्या होगा, 2h कट, इसके आगे वाला 3h कट, इसके आगे वाला 4h कट, ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता 0.5h कट नहीं हो सकता, 1.5h कट नहीं हो सकता, 1.2h कट नहीं हो सकता, 5.2h कट नहीं हो सकता, ठीक है। पॉइंट में नहीं हो सकता, होगा क्या, इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल में ही चलेगा, इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीटनेस का मतलब क्या है, एक के बाद एक हम लेते हैं, 20 की जो संख्या है वो नहीं लेते हैं, और 1 और 2 के बीच में संख्याएं कितनी है, इनफाइनाइट नंबर ना, 1 और 2 के बीच अगर नंबर देखें कितने इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के ये हो गया। तीसरा क्या था इसके अंदर, तीसरा था एनर्जी। एनर्जी से जो अपने पास क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण, यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ठीक है, हायर एनर्जी से अगर लोअर एनर्जी में आता है तो क्या करेगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा, ठीक है, एक क्या करेगा, फोटोन एमिट करेगा। और वो फोटोन कैसे होगा, तो ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यानी कि हिंदी में कहेंगे तो संक्रमण, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांजिशन कैसे होगा, ट्रांजिशन जब होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो होगा कि h न्यू, ये फोटोन होगा, इक्वल टू, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। इससे आप क्या निकाल सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से आप क्या निकाल सकते हैं, लेमदा निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, c/λ, उससे हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
और एनर्जी लेवल क्या है, डिस्क्रीट। तो इस तरह से ये मेनली जो है आपके पास ये तीन जो नियम है, स्टेशनरी ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन और जो आपका एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल क्या होंगे, उसमें जब ट्रांजिशन होगा, क्योंकि वो क्वांटीकृत है, एक लेवल से दूसरा लेवल, बीच का लेवल कोई है नहीं, तो उसमें जब आप निकालेंगे तो एक फोटोन कितना एमिट करेगा, एच का एक फोटोन एमिट कर देता है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसने कही थी, बोर्ड ने। अब इन चीज़ों को लेके और मेनली इसको, है ना, ये दो जो है इन चीज़ों को लेके, ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये दो है जो आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट है। इनको अगर लेके हम लोग उस ऑर्बिट की रेडियस, उस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास उसकी, अच्छा एक चीज़ और लिख लेना, ये जो बोर मॉडल है ये किसके लिए, ये है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ये किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है, यानी कि H प्रकार के परमाणु, हाइड्रोजन प्रकार के परमाणु। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपली कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक बीच में नाभिक यानी कि न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी केस होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन। तो जो हीलियम +1 ये क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम। उसके बाद क्या आता है, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम में क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो भी क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बोरोन में से 4 निकाल दो। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें सिर्फ एक सिंगल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो है ये बोर मॉडल जो है वो हुआ। अभी सभी एटम के लिए नहीं है ना, आगे और चलेंगे हम। ठीक है, सभी एटम के लिए नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जो सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट, इसी बोर मॉडल में अब अगर मान लीजिए आप बात कर लेते हैं किसकी, कि हम लोग एक जनरल कोई भी एक हाइड्रोजन लाइक एटम लेते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और ना इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Z। इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट। चलिए गोला नहीं बना तो कोई बात नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट में यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका चार्ज कितना होगा, -c। ठीक है, मान लीजिए कौन सी NV वो है, तो ये Rn क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस। NV अगर मान लीजिए ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगी, Rn इसकी रेडियस होगी। ठीक है, अब इस केस के अंदर है ना, इसको थोड़ा एक छोटा कर देते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर आपको क्या निकालना, Rn की वैल्यू निकालनी है। ये क्या करेगा, इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी Vn। एनर्जी कितनी होगी इसमें, En इसकी एनर्जी होगी। तो ये तीनों मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट या nth ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी होगी, यानी कि NV कक्षा की त्रिज्या है वो कितनी होगी, वो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो इक्विलिब्रियम में है। देखिए, जब भी हम इस तरह की कोई फिजिकल क्वांटिटी को, जब भी हम इस तरह की कोई सिचुएशन, चाहे किसी भी फिजिक्स की हो, है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे एटॉमिक की हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हो, चाहे मैकेनिक्स की हो, हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखते हैं कि इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो स्टेशनरी का मतलब है कि ये इसमें घूमेगा। और ये कब घूमेगा, तो एक फोर्स हमें पता है, कूलाम्ब फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरा कौन सा है, क्योंकि ये एकदम घूम रहा था, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल और ये दोनों हैं, ये क्या रहेंगे, ये अगर दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, साम्य में रहेंगे, तो क्या होगा, ये बराबर रहेंगे, तो क्या होगा, ये ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम सकता है। अगर कूलाम्ब ज़्यादा होगा तो ये इधर आ जाएगा, अगर वो दूसरा वाला ज़्यादा होगा सेंट्रीपिटल, तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ है, ये दिमाग में रखना, क्या, साम्यावस्था। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इक्विलिब्रियम। एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है उसकी हमें बात करनी है, साम्यावस्था की। तो क्या इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कूलाम्ब फोर्स, है ना, कूलाम्ब फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा,
एम वी स्क्वायर अब nth है तो एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ये कौन सा होगा के क्यू वन क्यू टू, तो के की वैल्यू क्या, चलो एक बार देख दो, के क्यू वन क्यू टू कितना है, क्यू वन है जेड ई स्क्वायर, क्यू टू कितना ई, तो ये हो गया ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है बीच की डिस्टेंस, ये आर एन स्क्वायर, तो ये क्या होगा यहाँ से कैंसिल आउट, कुल मिला के आपके पास वी एन ये निकाल लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं, हाँ एम वी एन निकाल लो, आपसे क्या निकाल लेते हैं, एम वी एन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो एम दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो एम एक्स को उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो के एम जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। एक तो आप यहाँ से देख लीजिए, हो गया सॉल्यूशन, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। चलिए दूसरा, या फिर इसका उल्टा भी कर लीजिए, आप ऐसा करिए कि वी स्क्वायर की निकाल लीजिए, आपको वी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, अपने किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर अपन एम कर देते हैं के जेड ई स्क्वायर और एम आर एन स्क्वायर, ठीक है, ये रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आर एन ही बचेगा, आर एन स्क्वायर के आर एन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी वी एन स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है ना, तो एक तो मुझे ये मिल गया पहली चीज़, तो दूसरा ये है कि हमारे पास क्वांटाइजेशन वाले नियम पे जाना, कि बोर्ड ने माना क्या, तो बोर्ड ने क्या कहा था कि जो एल एन है, ठीक है, एल एन है तो इसका मतलब एम वी एन आर एन जो है ये किसके बराबर है, ये है एन एच कट के बराबर, किसके बराबर है, एन एच कट के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वी एन है यहाँ से, ये वी एन किसके बराबर हो गया, ये हो गया एन एच कट अपॉन एम आर एन के, ठीक है, किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ स्क्वायर करके, तो क्या मिलेगी मुझे, आगे वाली वैल्यू ये मिल जाएगी, देखिए एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर है, के जेड स्क्वायर अपॉन एम आर एन, एक एम से एक एम, एक आर एन से एक आर एन कैंसिल, इस आर एन की वैल्यू निकालनी है तो आर एन को इस तरफ भेज दिया, बाकी सबको इस तरफ ले आएंगे, तो एन एच कट स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, के जेड स्क्वायर, ठीक है, एक एम यहाँ और बचेगा, तो इस एम को मैं इधर लिख देता हूँ, एम के एम जेड स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा सिंपल। अब यहाँ से देखिए ये जो के है इसको मैं क्या लिखता हूँ, हालांकि सॉल्यूशन तो यही हो गया आपका, अगर एच स्क्वायर के फॉर्म में पूछे, ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा क्या ले सकते हैं, इसको चेंज कर सकता हूँ किसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ये एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम जेड स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। आपकी बुक में हो सकता है कि ये जो फॉर्मूला है वो एच की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो एच की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है ना, तो एच की फॉर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच की फॉर्म में जब निकालूंगा इसी फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास कि आर एन इक्वल टू, अच्छा एच क्या होगा, तो एच कट जो है वो किसके बराबर है, एच अपॉन 2 पाई के, तो एच अपॉन 2 पाई यहाँ रख देता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, इसको एक साथ लिख देते हैं एम जेड स्क्वायर, ठीक है, इधर एच कट स्क्वायर के रखेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, ठीक है, तो कुल मिला के ये बन गया आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड ई स्क्वायर और एक पाई, ये पाई, ठीक है। तो आपकी किताब में फॉर्मूला ये वाला दे रखा होगा, आर एन का जो फॉर्मूला है वो कौन सा दे रखा होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो आर एन का दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या अपने को होनी नहीं चाहिए। अब बाकी ये जो चीज़ें ये क्या है, कॉन्स्टेंट, ये क्या है, ये कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ आगे कि मेरे पास पाई स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, सॉरी पाई क्या, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम और ई स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, पाई एक नंबर होता है, ये एक नंबर है और ये भी क्या एक नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब मैं दो चीज़ें मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, ये मुझे यूज़ करनी पड़ेगी, है ना, बाद में पाई एम जेड स्क्वायर, और दूसरा अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूँ तो ये था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम जेड स्क्वायर, ठीक है, दोनों की फॉर्म में मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसको आगे मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, ये जो वैल्यू है मेरी ए नोट से डिनोट करता हूँ, जैसे इसको ए नोट से डिनोट करता हूँ तो जो आर एन मिलेगा मुझे, वो आर एन कितना मिल जाएगा, आर एन हो जाएगा ए नोट, ठीक है, इनटू यहाँ से क्या बचा एन स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। ये फॉर्मूला है हर एक एटम के लिए, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन लाइक जो एटम है उसके लिए, हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, स्पेशल हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है,
z इक्वल टू 1, तो इसका मतलब आर एन इक्वल टू कितना हो गया, ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एन इक्वल टू 1 दैट इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए R1 कितना हो जाएगा, तो R1 हो गया ए नोट के बराबर। ए नोट कितना है, तो ये रहा। ठीक है, अगला n इक्वल टू 2, उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी n स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 ए नोट। ठीक है, इस तरह से आप आगे फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से, है ना। तो दिमाग में क्या रखना है, जब आपको ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड, आपको ऐसे n इक्वल टू 1 2 नहीं देंगे, ठीक है, नाम देंगे तो आपको पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। इस तरह से जो है आपको वैल्यू मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेडियस का फॉर्मूला जो है हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, वो मैंने उधर साइड में लिख दिया क्योंकि आगे जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसको यूज करना पड़ेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसमें मूव कर रहा है तो इसकी क्या है, वेलोसिटी भी है। तो ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी उसकी हमें बात यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो फिर से हम किस में चलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब फाइंड आउट किया था, सेकंड में लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें किसमें जाना पड़ेगा, जो पिछले वाले में, वहाँ पे क्या आया था हमारे पास कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू आर एन इक्वल टू ये हो गया था कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। यहाँ से हमने इसको कैंसिल आउट किया था तो वी एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया था, वी एन इक्वल आया था के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर एन। ठीक है, कितना आया था, एम आर एन। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आर एन की। जैसे ही आर एन की वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा इसको मैं और चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो के की वैल्यू देता हूँ यहाँ पे, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर एन। ठीक है, क्यों किया ऐसा, वो इसलिए किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये पाई और उसमें आ रहा है के की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो एच कट वाला फॉर्मूला है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ, कौन सा, ये वाला। जैसे ही एच कट वाली वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, पहले मैं एच कट में निकाल देता हूँ, उसको फिर एच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा, आगे वाली वैल्यू यहाँ से देखिए, एम कॉमन है, आर एन कितना है उधर देखिए आप, आर एन तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस कट स्क्वायर अपॉन एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, ऊपर जाएगा तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, ये 4 पाई यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा z स्क्वायर और e टू द पावर 4, है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या बचेगा 16 पाई स्क्वायर, ये 5 नॉट स्क्वायर, देन उसके एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देन उसके बाद में ये n स्क्वायर और एस कट। ठीक है, ये आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, वी एन स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो वी एन क्या होगा, ठीक है, तो इसका वी एन क्या होगा, तो वी एन की जब हम बात करते हैं तो वी एन फाइनली जो आप इसको रूट लेंगे तो रूट लेने के बाद ये वैल्यू आपको मिलेगी, वो कितनी मिल जाएगी, वी एन इज इक्वल टू, यहाँ से रूट लेंगे तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एन एच कट, ये आपको क्या मिलेगी, वी एन की वैल्यू एच कट की फॉर्म में मिली है। एच की फॉर्म में बदलोगे तो आप बदल सकते हो, क्या करो, सिंपली एच कट की जगह आप रख दीजिए एच 2 पाई, तो वी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर, 2 पाई रखेंगे ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं रख देता हूँ 2 पाई जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये है, अच्छा 2 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल आउट होकर सीधा सीधा बन जाएगा, ये लिख दीजिए जेड ई स्क्वायर, 2 पाई यहाँ से 4 पाई से कैंसिल आउट होगा तो नीचे क्या बचेगा, ओनली 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो फिर से कांस्टेंट, फिर से क्या आएगा, बहुत सारे इसमें कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या है, तो मैं एक बार वी एन लिख देता हूँ। जो वी एन मेरे पास आया है वो आया है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट की फॉर्म में, और इसकी फॉर्म में क्या आ रहा है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच।
ठीक है। एच और एच कर दोनों की फॉर्म में हमने निकाल दिया, जिसमें भी आपको सॉल्यूशन उसमें दिया हो उसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि एच कट स्टैंडर्ड है, एच स्टैंडर्ड नहीं है। एच कट स्टैंडर्ड क्योंकि आप जब हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो एच कट जो है उसकी फॉर्म में हम सारी वैल्यू निकालते हैं बजाय कि एच की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या है, हालांकि दोनों ही वो प्लांक कांस्टेंट ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट अगर हम देखते हैं तो है एक तो ई स्क्वायर ऊपर 2 और नीचे आ रहा है हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट और एच, ठीक है। ये जो वैल्यू है, या फिर कह सकते हैं ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एच का, दोनों एक ही चीज़ है ना, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो है कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू आती है 2.1 करीब करीब, एक सेकंड में कम कर लेता हूँ, हाँ 2.18 है ना, 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देख लीजिए 10⁻, कितने मारा है 6 में वैल्यू आ रही है मीटर पर सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की जब ये इसमें रोटेशन करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर Vn देखें तो Vn क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट 2.189 इंटू 10⁶ और बचा क्या ऊपर Z और नीचे n, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए, हर एक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है, हर एक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अब अगर सिंपल हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ठीक है, सिंपल अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम के लिए फिर से Z इक्वल टू कितना हो गया 1, तो Vn इज इक्वल टू 2.89 इंटू 10⁻, ये तो 1 हो गया, तो डिवाइडेड बाई n, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे Z बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे ऑर्बिट आगे जाएगा, यानी कि आगे वाले ऑर्बिट की बात करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये कांस्टेंट तो है ही, उसके साथ ये डिपेंडेंसी ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब हीलियम एटम के लिए पूछेंगे तो क्या करेंगे, देंगे आपको हीलियम में इलेक्ट्रॉन एक ही, ये दिमाग में रखना है। तो पूछेंगे तो किसके लिए पूछेंगे, इसके लिए पूछेंगे, ठीक है, He के लिए नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो He के लिए, He प्लस के लिए पूछेंगे, तो इसमें क्या होगा Z इक्वल टू 2 रख दोगे, उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी आ गई। अब क्या बची, अब बची हमारे पास इसकी एनर्जी, की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो थर्ड है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, इसमें 2 होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पहले आते हैं किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑलवेज हाफ mvn स्क्वायर, क्या होगी, हाफ Vn स्क्वायर। कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जब मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिक्स स्टार्टिंग में, बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए उसको पढ़ाए हुए, वीडियो डाला हुआ है, उसके अंदर मैंने आपको कहा था, मैंने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी चाहे कोई सा ही क्षेत्र हो, कोई सा ही फील्ड हो, उसके अंदर हमेशा हाफ mv स्क्वायर रहेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रहेगी, वो डिपेंड करेगी फील्ड के अकॉर्डिंग। अगर सरक सी फील्ड है, यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड है, तो हम कैसे निकालेंगे, वही फोर्स की वैल्यू रखेंगे, वो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी पॉइंट पार्टिकल्स को ले जाते हैं, ठीक है, उसमें कितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क डन है, वो उसकी स्टोर होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, वो अपन वहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और हर एक क्षेत्र के लिए, ग्रेविटेशन के लिए हमने फाइंड आउट की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने फाइंड आउट की थी, इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mvn स्क्वायर, ठीक है, हाफ mvn स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से उसी फॉर्मूले पे जाता हूँ, कौन सा, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला था, क्या था कि mv स्क्वायर, वो लिखा था ना, mv स्क्वायर अपॉन Rn इक्वल टू, है ना, उसी इक्विलिब्रियम स्टेट से आ रहा हूँ, Vn की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ, ठीक है। वो कितना मिला था, वो मिला था हमारे पास Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और Rn, ठीक है। इक्वेशन निकालिए ना, हाफ mv स्क्वायर अपॉन Rn, और यहाँ पे क्या था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से एक R कैंसिल, और ये हमारे पास इक्वेशन मिली थी, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m Rn, है ना, m नहीं सॉरी Rn था, ओनली Rn, ठीक है, क्योंकि m तो इधर ही पड़ा है। अब ये वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बताइए इसकी पोटेंशियल क्या होगा, कि Q1 Q2 अपॉन R, क्या होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल होती है कि Q1 Q2 अपॉन R, भाई कुलाम है ना, कुलाम पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। तो K की वैल्यू कितनी है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है ZE, ये कितना है E, तो ये स्क्वायर अपॉन R, तो RN। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी ये, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, अच्छा माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा माइनस साइन, भाई माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कौन सी, रिपल्सिव फोर्स की वजह से या अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, रिपल्सिव नहीं उल्टा बोल गया, किसकी वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगी हाफ ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, RN। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 1/2 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। ठीक है, ये क्या मिलेगी हमारे पास, टोटल इसकी एनर्जी होगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये सारा जब इसके अंदर सॉल्यूशन आप करेंगे और RN की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, जब आप सारी इसमें RN की वैल्यू वगैरह सारी पुट करेंगे तो आपको जो फाइनल एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी क्या मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही अपने को याद रखना, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन 101% पूछा जाता है कई बार। ठीक है, फिर आते हैं ये किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -13.6 क्योंकि Z = 1 आएगा, तो डिवाइड में N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आंसर हो जाएगा किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सके हैं, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, रेडियस ये हमने फाइंड आउट करी थी, वेलोसिटी ये फाइंड आउट किया था, और एनर्जी जो है ये हमने फाइंड आउट करी है किससे, ये करी है बोर एटॉमिक मॉडल से। किससे किया है, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो देखो इन तीनों फॉर्मूलों पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने का तरीके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कौन सा होगा, पहला तरीका ये होगा कि आपको डायरेक्टली इस, अगर उनका ये रहा कि आपका उसकी कह सकते हैं मेमोरी पे अगर जाना चाहेंगे, तो मेमोरी पे जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मेमोरी पे जाना चाहेंगे तब आपको इसका सीधा क्वेश्चन देंगे कि आप हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि मान लीजिए लिथियम है ना, तो लिथियम जो है, लिथियम 2+ के लिए, लिथियम 2+ के लिए बोर की चौथी कक्षा की जो है त्रिज्या फाइंड आउट कीजिए। क्या पूछेंगे, बोर की फोर्थ जो है आपकी ऑर्बिट है, उस फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, N = कितना हो गया, N = हो गया 4। ठीक है, Z = कितना हो गया 3। ठीक है, ये आपको दे दिया। अब आपको रेडियस पूछी तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू में रेडियस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, है ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन होगा। ये तो सिंपल, ये तीनों तरीके में पूछा जा सकता है, तीनों जो आपके पास ये दे रखे हैं उन तीनों के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि लिथियम और हाइड्रोजन जो है उन एटम के अंदर कंपैरिजन का पूछा, तो लिथियम 2+ और हाइड्रोजन जो है उसके अंदर ये पूछ लिया कि उनकी थर्ड ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है उस एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रेशियो पूछ लिया, रेशियो कैसे, इस तरह का क्वेश्चन कि लिथियम हाइड्रोजन और Li2+, इसके लिए क्या करो, N = 3 लेवल के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है, E1 और E2 है, कितनी है, E1 और E2 है, तो E1/E2 कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपके जो वैल्यू होंगी उसमें क्या होगा, अब आपको यही पता है कि हमारे पास अभी फाइनल एनर्जी जो वैल्यू आई थी वो एनर्जी कितनी आई थी, एनर्जी आई थी -13.6, उसके बाद ये था Z² अपॉन N स्क्वायर। अब E1/E2 पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, E1 के लिए पहले E1 फाइंड आउट करो, E1 के लिए Z = कितना, क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 है। ठीक है, N कितना दिया हुआ है, N = 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -13.6 अपॉन 9 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें चल जाइए, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाएंगे तो आपके पास मिलेगा कि E2 = -13.6, Z कितना होगा
जेड होगा 3, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपके पास यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो ये होगा 9/9, ठीक है। फिर क्या करेंगे, E1/E2 फाइंड आउट करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 37 से 37 कैंसिल आउट, ठीक है। ये 9 से 9 एक नीचे वाला कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बनेगा 1/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कॉन्स्टेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है उससे मतलब है, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है उसके आधार पे मतलब, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। एक मेमोरी बेस्ड, मेमोरी का मतलब आपको कॉन्स्टेंट पता है कि नहीं है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता है या नहीं है, वो क्वेश्चन होगा। दूसरा कंपेरिजन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो बोर के द्वारा जो चीज़ें दी गई थी वो हमने सारी देख ली। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो अगला स्पेक्ट्रम, ठीक है। कौन क्या आता है, एच एटम स्पेक्ट्रम। तो एच एटम जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम, एक सेकेंड, स्पेक्ट्रम में क्या होगा, स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो ट्रांजिशन करते समय उसकी जो फोटोन निकलता है, उस फोटोन की वेवलेंथ की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसे हम बोलेंगे एच एटम स्पेक्ट्रम, ठीक है। और एच एटम स्पेक्ट्रम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रीडबर्ग, ठीक है। किसने दिया था, ये रीडबर्ग ने दिया था। और ये हमारे पास क्या है कि 1/λ = Z² R 1 - n फाइनल स्क्वायर अपॉन n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम के लिए एक फॉर्मूला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब एटम के लिए है ना, सारे एटम के लिए है। अगर हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, 1/λ Z = कितना होता है 1, दैट इज R 1/nf² - 1/ni, ठीक है। ये जो है ये फाइनल इसकी वैल्यू किसके लिए आती है, हाइड्रोजन के लिए आती है। अब हाइड्रोजन के जो एनर्जी लेवल है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो एक से स्टार्ट होकर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ये ग्राउंड स्टेट जो होगी वो क्या होती है, n = 1 जो है वो हाइड्रोजन के लिए क्या है, ग्राउंड स्टेट। उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आपके पास होगी वो -13.6, कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि n = कितना उसके लिए 1 है। अभी एनर्जी वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अगली कौन सी होगी कि n = 2 के लिए फाइंड आउट करिए, तो n = 2, तो n = 2 के लिए कितनी एनर्जी आएगी, तो इसमें क्या करेंगे, -13.6 डिवाइडेड बाय, अच्छा हाइड्रोजन लिख देता हूँ मैं, तो En जो होगा वो क्या होगा -13.6 उसके डिवाइडेड बाय n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो n = 1 के लिए हो गया, n = 2 यानी कि इसमें किसका डिवाइड करना है, 4 से हमें डिवाइड करना है। जैसे ही 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.4, ठीक है, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्या हो जाएगा, n = 3, तो n = 3, ये धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी, कम हो जा रही है, इसके मतलब ये भी कम हो जा रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, किसका भाग देना है, 9 से डिवाइड करना। जैसे 9 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1.51 है ना, कितना आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और कम हो जाएगी, ठीक है, n = 4 के लिए, ठीक है, n = 4 से डिवाइड करोगे मतलब 16, तो कितना आएगा 0.85, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इस तरह से। अगली क्या हो जाएगी, n = 5 में क्या होगा, और कम करते हैं इसको, n = 5 में क्या हो जाएगा 25 से डिवाइड करना है इसको, 13.6 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 54, ठीक है, 0.54, ये मिलेगी 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से जो है और आगे ये चलता जाएगा, n = 6, फिर n = 7, n = 8, ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इनफाइनाइट पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो इससे कम्प्लीटली बाहर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आगे इनफाइनाइट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये जो इससे एटम से कम्प्लीटली बाहर हो गया, इससे मुक्त हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भाई 1 में जाना है तो क्या सकते हैं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या मिलेगी, हमें एक सीरीज मिलेगी, ये क्या मिलेगी, एक सीरीज मिलेगी। इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज,
क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। तो मैं यहाँ मिटा के लिख रहा हूँ फिर से, है ना, कि हाइड्रोजन एटम के लिए 5 सीरीज मिलती है। पहली सीरीज कौन सी है? नंबर 1 पे है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या हुआ? लाइमन सीरीज में आपके पास फाइनल जो स्टेट है कहाँ आ रहा है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर वाले हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं। किसमें? n=1 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली कहाँ पहुँच रहे हैं? 1 में। आ कहाँ से रहे हैं? 2 से आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं, 4 से आ रहे हैं, 5 से, इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक आ सकते हैं? इनफाइनाइट तक आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इनफाइनाइट से आ रहा है ना, जो मान लीजिए इनफाइनाइट से आ रहा है यहाँ पे इस तरह से, उसे हम क्या बोलेंगे? ये है लिमिट ऑफ सीरीज। लिमिट ऑफ सीरीज या एंड ऑफ सीरीज भी कई बार इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सीरीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो फॉर्मूला बनेगा लाइमन सीरीज का, वो बनेगा 1/λ = रीडबर्ग। अच्छा, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई नहीं थी, लिख लीजिए। ये होती है 1.10⁷ की फॉर्मूले में होती है, और होता है 1.097 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। 6 में 7 होती है सारी, है ना, 7 6 में तो वेलोसिटी होती है, किस में होती है? 7 में जो है इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया रीडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ क्या होगा? ये वैल्यू फिक्स है, तो वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब n² -1² ni²। ठीक है, अब ni क्या होगा? इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इस तरह से पूरी की पूरी क्या बनेगी? स्पेक्ट्रम बनता है पूरा, अगर सीरीज बनती है। और अगर एंड की बात करें, है ना, लिमिट या एंड की बात करें, तो लिमिट क्या होगी इसकी? वो हो जाएगी जब आप इसको कितना कर दें? इनफाइनाइट कर देते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। लिमिट की बात करें तो लिमिट में क्या होगा? n इनिशियल है वो कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से अगर कोई इसमें आ रहा है तो इसका मतलब 1/λ = 1r/1, दैट इज λ r। ये क्या है? लिमिट। ठीक है, ये पहली सीरीज होगी। इसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। ठीक है, दूसरी आती है बामर सीरीज। बामर सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सीरीज किस में पड़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट। ये आती है यूवी में। अल्ट्रा वायलेट जो है रीजन अपना, आपने पता है ना, एक पूरा रीजन चलता है, एक्सरे से लेके गामा रे से लेके गामा एक्सरे, देन उसके बाद में हम पढ़ते हैं अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद में विजिबल, उसके बाद में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो, इस तरह से पूरा स्पेक्ट्रम चलता है। उस स्पेक्ट्रम में से ये जो सीरीज आपको मिलती है लाइमन, वो किस में मिलती है? यूवी में। और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको डीप नॉलेज के लिए, कि लाइमन सीरीज है वो कहाँ पड़ती है? तो पड़ती है यूवी जो है उस रेंज में ये पड़ती है। ठीक है, पहला। दूसरी सीरीज, जब बार बार मिटाना नहीं है अपने को। सेकंड नंबर पे है बामर सीरीज। ठीक है, तो बामर सीरीज में क्या होगा? तो बामर सीरीज के अंदर आप देखिए, ये यहाँ से कि ऐसे हो सकता है, यहाँ से यहाँ, मतलब जो भी संक्रमण दूसरे एनर्जी लेवल में हो रहा है, जो भी संक्रमण दूसरे में हो रहा है, वो सब क्या है? ये इनफाइनाइट से आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास बामर सीरीज। ठीक है, तो बामर सीरीज में क्या है? ये एंड ऑफ द सीरीज है, लिमिट है ना, एक बार बार लिख देता हूँ मैं इसमें। जो इनफाइनाइट से आ रहा है वो क्या है? इसकी लिमिट। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में क्या होगा? तो बामर सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो ये एनर्जी लेवल फिक्स है। कौन सा? फाइनल कितना? n=2। तो फाइनल कितना हुआ? n=2। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते यहाँ पे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1/this = है ना, 1/2² -1/n इनिशियल स्क्वायर। इससे सीरीज आप बनाते जाइए, 3, 4, 5, 6 रखते जाइए, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, और लिमिट की बात करें या एंड की बात करें तो एंड क्या हो जाएगा? n फाइनल = इनफाइनाइट, दैट इज 1/λ = r1/4 माइनस इनफाइनाइट है तो 0। तो λ कितना हो गया? 4/r। अच्छा, उसमें मैंने उल्टा लिख देता, λ = 1/r लिख देना पिछले वाले में, है ना। शायद मैंने यहाँ पे इसको तो उलट दिया था, इसको नहीं उल्टा था ना, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/r आ जाएगा, λ पिछली वाली में, ना। मैंने λ शायद r लिख दिया होगा, मैंने जहाँ तक याद है मुझे, हाँ देख लेना आप लोग किसमें? लाइमन सीरीज के अंदर उसको λ = 1/r कर लेना। ये जो सीरीज आती है किसमें आती है? ये विजिबल में। ठीक है, तो सबसे पहले जो खोजी गई सीरीज थी वो कौन सी थी? ये वाली सीरीज खोजी, लाइमन की बाद में खोजी गई थी। पहले कौन सी खोजी गई? विजिबल सीरीज जो है ये, क्योंकि विजिबल जो है उसको देखना और उसको डिटेक्ट करना आसान है हमारे लिए। 7 रंग होते हैं ना विजिबल, कहाँ से कहाँ तक होती है? ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। लाल रंग यहाँ पे और यहाँ पे बैंगनी रंग, है ना, वॉयलेट से लेके जो बैंगनी यहाँ पिनाला या विबग्योर जो बोलते हैं विबग्योर, ये वाली। ठीक है, ये विजिबल थी। सबसे पहले खोजी कौन सी गई? ये वाली, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है, ये क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ पाई जाएगी ये, इसमें जितने भी फोटोन निकल रही है इनकी सबकी वेवलेंथ किसकी इक्वल आएगी, इनके बीच में आती है, इसलिए क्या बोलते हैं विजिबल रीजन में ये पड़ती है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, एंड कहाँ होता है, यहाँ इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, अगली सीरीज, अगली कौन सी आ जाएगी, थर्ड नंबर पे लाइमन बामर पास्टन। ठीक है, अगली कौन सी होगी पास्टन, तो वो बनेगी यहाँ से ये इस तरह से। ठीक है, और ये एंड ऑफ द सीरीज जिसको हम लिमिट बोलते हैं। ये कौन सी होगी, ये होगी पास्टन, इसकी स्पेलिंग पास्टन। ठीक है, ये कौन सी होगी, पास्टन सीरीज होगी। तो पास्टन सीरीज में क्या हो जाएगा, लाइमन बामर और पास्टन। पास्टन सीरीज में फाइनल जो है 3 और इधर क्या रहेगा 4, 5 और 6 और इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये किस में जाएगी, ये अगर देखें हम तो ये होती है 1/λ इज इक्वल टू 1/r, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, और इनिशियल 4, 5, 6 से इसे चलते जाएंगे, तो ये 4, 5, 6 और वो अगर लिमिट की बात करें फाइनल, तो जो लिमिट होगी इसकी वो लिमिट क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और वो क्या होगी 1/λ इज इक्वल टू r/9। ठीक है, और λ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/r, ये आपके आंसर मिल जाएगा किसका, इस लिमिट के लिए। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है IR यानी कि इंफ्रारेड में, और इंफ्रारेड में भी कौन सा, नियर इंफ्रारेड। ठीक है, किस में आती है, नियर इंफ्रारेड। अब नियर इंफ्रारेड का मतलब क्या, देखो इंफ्रारेड जो रीजन होता है पूरा, ठीक है, ये विजिबल है यहाँ पे, इसके यहाँ पे कौन सा है माइक्रोवेव है, इसके बीच में इंफ्रारेड है, तो विजिबल के पास वाला है ना ये रीजन होता है, इसे क्या बोलते हैं नियर इंफ्रारेड। ये क्या होती है इंफ्रारेड, और ये क्या होती है फार इंफ्रारेड। लेकिन आपके जो है एग्जाम के अंदर, या फिर कह सकते हैं आपकी जो सीनियर सेकेंडरी वाली बुक है उसके अंदर इस पूरे रीजन को क्या है, इसको भी इंफ्रारेड ही कहा गया है, तो आप उसको याद रखना। लेकिन मान लो और डीप पूछना चाहे, एग्जामिनर और डीप पूछना चाहे, तो उसमें ये पूछ लेगा नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। तो नियर इंफ्रारेड का मतलब क्या है, विजिबल के पास, तो ये कहाँ पाई जाती है, विजिबल के पास में पाई जाती है। कौन सी, पास्टन सीरीज। और वैसे कौन सी है, अगर आपको दे इंफ्रारेड तो इंफ्रारेड आप आंसर सही होगा, और नियर इंफ्रारेड दे और इंफ्रारेड दे तो नियर वाला सही होगा। ठीक है, ज़्यादा सही कौन सा होगा आपको। आगे आ जाते हैं अगली सीरीज। अगली सीरीज कौन सी हो जाएगी, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, है ना, ये आएगी इसके अंदर इस तरह से, और ये अपने पास इनफाइनाइट वाला। ठीक है, तो लाइमन पास्टन बामर और ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो है वो ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, चौथी सीरीज हमारे ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में फाइनल क्या होगा 4, इनिशियल क्या होगा 5, 6, 7 इनफाइनाइट। ठीक है, 5, 6, 7 इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू 1/r, 1 ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, अगर लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी n इनिशियल इक्वल टू इनफाइनाइट, तो 1/λ इज इक्वल टू 16, दैट इज λ इक्वल टू 16/r। ठीक है, ये होगी किसके लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए। ठीक है, फाइनल अच्छा इस कहाँ पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी आई इंफ्रारेड उसके, ठीक है, किसमें पाई जाएगी IR यानी कि इंफ्रारेड आवरक क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, अगली है फुंड सीरीज, वो कहाँ से होगी 5 में, इसको आगे बढ़ा दीजिए, और ये इनफाइनाइट। ठीक है, ये कौन सी है फुंड सीरीज, है ना, स्पेलिंग P से स्टार्ट है लेकिन बोलते क्या इसको फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज में क्या होगा 5वीं फुंड सीरीज, ये फाइनल कौन सा होगा 5th एनर्जी लेवल, यहाँ होगा 6, 7 और 8। ठीक है, इस तरह से चलेगा। यह क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर ni स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करेंगे। अच्छा लिमिट तो चलेगी, लिमिट क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये किस में होगी, तो ये होगी फार IR, यानी कि विजिबल से बहुत दूर वाला जो इंफ्रारेड है उसके अंदर ये पाई जाएगी। धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि देखिए आप जो एनर्जी लेवल है उनकी डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो निकलने वाले फोटॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है कैसा होगा वो हमने देख लिया। इस तरह का स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, इनकी लिमिट दिमाग में रखना है। इनकी लिमिट क्या होगी, लिमिट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट वाला जो है वो फाइनल कौन सा होगा इनफाइनाइट वाला, और सॉरी इनिशियल कौन सा होगा इनफाइनाइट वाला, और फाइनल आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो इस तरह के जो है आप चीज़ें दिमाग में रखें। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे कैसा पूछेंगे, इस पे भी आपको मैक्सिमम पूछने के चांसेस जो है वो संक्रमण होंगे, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम का है, मान लीजिए किसी कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर इस तरह से कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 2 to n =
1 में जा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, n इक्वल टू 3 to n इक्वल टू 1 में जा रहा है, तो इनके जो लेमदा निकलती है ना, ये लेमदा इसके लिए 1 है, इसके लेमदा कितनी 2 है, तो लेमदा 1 अपॉन लेमदा 2 फाइंड आउट कीजिए। ये ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन कौन सा है, ट्रांजिशन इस तरह का है। तो इनके लिए जो लेमदा 1 और लेमदा 2 है फोटोन की, वो आप उसको उसमें निकालिए। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो सिंपल सी बात है, पहले इसके लिए फाइंड आउट कर लो लेमदा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेमदा 2। लेमदा 1 क्या होगा, R1, ठीक है, 2 का स्क्वायर, फाइनल कौन सा, अच्छा फाइनल 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, फाइनल का ध्यान रखना कहाँ से कहाँ जा रहा है, फाइनल माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये किधर से किधर जा रहा है, 3 से 1 में जा रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, R से R कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 माइनस 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 9, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 अपॉन 9, दैट इज 3 अपॉन 4 और 8 अपॉन 9। ठीक है, ये डिवाइड में आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4, तो 27 अपॉन, तो 32 34। ठीक है, ये लेमदा 1 अपॉन लेमदा 2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन देने के चांसेस आपको ज़्यादा रहेंगे बजाय कि इसके। ठीक है, और दूसरा रीडबर्ग कांस्टेंट पे क्वेश्चन दे, तो रीडबर्ग कांस्टेंट आपको हालांकि एग्जाम में मेरे हिसाब से गिवन होगा, और नहीं भी हो तो आपको दिमाग में रखना ये 1.0937 और कितना था, एक सेकेंड, 9737 है ना, 9737 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁷ दिमाग में रखना, आगे वाली वैल्यू तो 1.9 है, तो वो कोई दिमाग, आगे वाली 4 छोड़ भी दोगे तो कोई ज़्यादा समस्या आपको आने वाली नहीं। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है हमारे पास सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन जो था वो लगभग हमारा कंप्लीट है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमने छोड़ी है। बाकी क्वेश्चन आप करते रहिए, है ना, कोई समस्या इसमें है नहीं। आपको मैंने पहले ही कहा है, इसके क्वेश्चन बनेंगे बड़े सिंपल से बनेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आगे वाली क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हाइड्रोजन एटम को सोल्व करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी वगैरह, फर्स्ट ऑर्बिट में होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट और सब कुछ ग्राउंड स्टेट के लिए ना, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, और उसके लिए एनर्जी तो यही मिलेगी आपको जो भी मिली थी वो वाली। ठीक है, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और उसके बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछा जाता है और लगभग बच्चे उसको छोड़ के आते हैं। ठीक है, चलिए, जो सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन है वो अगले वाले उस वीडियो में देखेंगे, और उसी वीडियो में जो है क्योंकि वो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग जो आपकी क्लीन गॉर्डन इक्वेशन वगैरह, जो MSc का पोर्शन है, आपके मास्टर डिग्री का पोर्शन है, उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें देख लेंगे। परटर्बेशन थ्योरी का जो फॉर्मूला ग्राउंड उसके लिए, और उसके अलावा जो है क्लीन गॉर्डन इक्वेशन, डिराक इक्वेशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।